हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल संजय सर JVS में। आज मैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में फिजिक्स पढ़ाऊंगा। वो फिजिक्स में देखिए मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं फिजिक्स में पढ़ाने जा रहा हूँ आइंस्टीन के समीकरण से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ आइंस्टीन के समीकरण से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो समस्त इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आज हम लोग देखते हैं। आइंस्टीन के समीकरण से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम आइंस्टीन्स इक्वेशन। आइंस्टीन के इक्वेशन से हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या करेंगे। तो आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण हाफ mv स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू h इंटू न्यू माइनस न्यू जीरो से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या निम्न प्रकार से की जाती है। नंबर 1, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से स्पष्ट है कि धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से धातु की सतह पर प्रति सेकेंड टकराने वाले फोटॉनों की संख्या उसी अनुपात में बढ़ जाती है। अतः धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी, परंतु उसकी अधिकतम गति ऊर्जा यानी E के उतनी ही रहेगी। यही प्रथम नियम है। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का प्रथम नियम पहले आप लोग जान लें कि वो क्या है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का प्रथम नियम ये कहता है कि आपतित प्रकाश की तीव्रता इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के दर के अनुक्रमानुपाती होती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के दर के अनुक्रमानुपाती होती है। ये नियम नंबर पहला है प्रकाश विद्युत प्रभाव का। तो इसकी व्याख्या हम लोग आइंस्टीन के समीकरण से कर रहे हैं। ये वाला जो समीकरण है हाफ mv स्क्वायर मैक्स बराबर h इंटू न्यू माइनस न्यू जीरो, इसको आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। इसी समीकरण से हम लोग प्रकाश की तीव्रता अनुक्रमानुपाती उत्सर्जन के दर के इसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से यानी उस वाले समीकरण से स्पष्ट है कि धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से, प्रकाश की तीव्रता मतलब प्रकाश की तेजी, प्रकाश की तीव्रता मतलब प्रकाश की तेजी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको ठंडी पड़ रही हो तो ठंडी में आप जाएंगे, अपना कपड़े उतार करके सूरज की तरफ अपना चेहरा करेंगे और थोड़ी देर तक सेकेंगे सूर्य की रोशनी से। सूर्य के प्रकाश से जब सेकेंगे तो आपको गर्मी लगेगी, तो फिर आप इधर से घूम करके इधर हो जाएंगे, फिर इधर सेकने लगेंगे पीठ की तरफ। ठीक, ये प्रकाश की तीव्रता तेजी से मतलब है। लेकिन अगर गर्मी के सीजन में आप थोड़ी देर तक खड़ा होंगे कपड़ा खोल करके तो तुरंत शरीर गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि ठंडी के सीजन में जो प्रकाश की तीव्रता है वो कम है और गर्मी के सीजन में प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है। तो इसका मतलब धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से होता क्या है, धातु की सतह पर प्रति सेकेंड टकराने वाले फोटॉनों की संख्या उसी अनुपात में बढ़ जाती है। धातु की सतह पर 1 सेकेंड में गिरने वाले फोटॉनों की संख्या, 1 सेकेंड में मान लीजिए कि शुरू में 10 फोटॉन प्रति सेकेंड गिर रहे थे, 1 सेकेंड में 10 फोटॉन प्रति सेकेंड गिर रहे थे। लेकिन जब उसकी तीव्रता बढ़ा दी गई तो 10 की जगह 20 फोटॉन प्रति सेकेंड अथवा 30 फोटॉन प्रति सेकेंड फोटॉन गिरने लगे, यानी उसकी तीव्रता बढ़ गई। तो जब तीव्रता बढ़ जाएगी तो 20 फोटॉन गिरेंगे तो 20 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, और 30 फोटॉन गिरेंगे तो 30 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलेंगे। पहले 10 फोटॉन गिर रहे थे तो 10 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे थे। तो इसका मतलब हो गया कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से धातु की सतह पर प्रति सेकेंड गिरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसी अनुपात में बढ़ जाएगी, अर्थात फोटॉनों की संख्या अगर उसी अनुपात में बढ़ जाएगी
तो धातु की सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर भी बढ़ जाएगी, परंतु उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी कि ईके उतनी ही रहेगी। ये वाला जो पद है हाफ mv स्क्वायर मैक्स, ये अधिकतम गतिज ऊर्जा है। अधिकतम गतिज ऊर्जा को ईके कहा गया है। देखिए इसमें प्रकाश की तीव्रता यानी आई कहीं पे नहीं है, प्रकाश की तीव्रता आई में यानी आई का मान बढ़ाएं चाहे घटाएं, हाफ mv स्क्वायर मैक्स यानी कि ईके का मान यानी अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि जब हम लोग इस समीकरण से यह स्पष्ट है कि जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, लेकिन उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही प्रथम नियम है। तो पहला नियम क्लियर हो गया। हम लोग आते हैं दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम देखते हैं। तो दूसरा नियम यह है कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी कि ईके आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता पर नहीं करती है। यही द्वितीय नियम है। आइंस्टीन के उपरोक्त समीकरण से यह स्पष्ट है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, इसमें आवृत्ति कौन सा संकेत है, इसमें आवृत्ति इसमें न्यू है। यदि न्यू का मान बढ़ जाएगा तो हाफ mv स्क्वायर मैक्स का मान भी बढ़ जाएगा। जैसे इसको एग्जांपल से समझाते हैं। ये मान लीजिए एच मतलब प्लांक का नियतांक, न्यू को मान लेते हैं 10, न्यू जीरो को मान लेते हैं 5, तो ये आज 10 में से 5 घटेगा तो 5 होगा, यहाँ पे 5 एच हो जाएगा। ठीक। अब यदि हम लोग इसको 10 से बढ़ा करके आपतित प्रकाश की आवृत्ति को 10 से बढ़ा करके 20 कर दें तो न्यू जीरो तो उतना ही रहेगा, 20 माइनस 5 हो जाएगा। तब इसका मतलब हो जाएगा 15 एच। तो पहले जो है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा 5 एच थी, लेकिन न्यू का मान बढ़ जाने से इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा 15 एच हो गई। तो इसका मतलब यह है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति हम लोग बढ़ा दें तो अधिकतम गतिज ऊर्जा जो कि 5 एच थी वो बढ़ करके 15 एच हो जाएगी, यानी अधिकतम गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। यही दिया है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति अर्थात न्यू का मान बढ़ा दे तो इससे अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी हाफ mv स्क्वायर मैक्स का मान बढ़ जाएगा। तो सेकेंड नियम आवृत्ति पर निर्भर करती है लेकिन प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। आवृत्ति पर निर्भर करती है लेकिन प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो सेकेंड नियम आपका यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ पे आवृत्ति बढ़ाने से अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से अधिकतम गतिज ऊर्जा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो द्वितीय जो नियम है, द्वितीय नियम को एक बार हम लोग फिर से समझा देते हैं। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। इसका मतलब नियम नंबर 2 यह है कि प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। यह द्वितीय नियम है। तो इस समीकरण में अगर हम लोग ये ध्यान से देखें तो इस समीकरण में एच का मान, न्यू का मान, इस समीकरण में अगर न्यू का मान बढ़ा दिया जाए तो हाफ mv स्क्वायर मैक्स का मान बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल है एच इंटू न्यू का मान 10 ले ले, इसका मान 5 ले ले, तो 10 माइनस 5 यानी कि 5 एच हो गया इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा। अब अधिकतम गतिज ऊर्जा को यदि बढ़ा दे हम लोग 10 से बढ़ा के 20 कर दे तो इसको 20 में से 5 घटाएंगे 15 यानी कि 15 एच हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा जो कि 5 एच थी अब बढ़ करके 15 एच हो गई। तो इसका मतलब अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि उसमें प्रकाश की तीव्रता का व्यंजक कहीं दिया ही नहीं हुआ है। तो यही जो है कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। यही द्वितीय नियम है। तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के 2 नियम तो क्लियर हो गए। पहला नियम था आपका तीव्रता बढ़ाने से उत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी, और दूसरा नियम था कि तीव्रता पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर नहीं करती है। 2 हो गए।
अब तीसरा नियम हम लोग चलते हैं। तीसरा नियम जो है कि अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। ठीक उसी तरह से कह सकते हैं आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से स्पष्ट है कि आवृत्ति यानी कि न्यू के बढ़ने पर या बढ़ाने पर अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी E के बराबर हाफ mv² मैक्स बढ़ जाएगी। ये जो उदाहरण उसी तरह से बढ़ जाएगी, अर्थात अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। यही तृतीय नियम है, यही प्रकाश वैद्युत प्रभाव का तीसरा नियम है। तो तीसरा नियम आपका क्या है? तीसरा नियम है आपका कि अधिकतम गतिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है आवृत्ति के। अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी आवृत्ति के बढ़ाने पर, अधिकतम गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी आवृत्ति के घटाने पर। यहाँ हम लोग देख ही चुके हैं कि न्यू का मान 10 से बढ़ा के 20 कर दिया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, हाफ mv² मैक्स इसको E कहते हैं। तो तीसरा नियम भी आपका क्लियर हो गया, व्याख्या हो गई। चौथा नियम आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण से स्पष्ट है कि यदि न्यू लेस देन न्यू जीरो, न्यू का मान न्यू जीरो से कम हो, जैसे कि यहाँ पे न्यू जीरो का मान 5 है, इसका मान 5 से भी कम हो, यानी कि मान लीजिए 4 हो, तो इसको 4 में से 5 घटाएंगे तो -1 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -h। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान माइनस में आ जाएगा। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी वो ऋणात्मक हो जाएगी। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक होना यह संभव नहीं है। अधिकतम गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक हो जाना यह संभव ही नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ऋणात्मक हो जाएगी, अर्थात किसी भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा धातु से, किसी भी इलेक्ट्रॉन का धातु से उत्सर्जन नहीं होगा। तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा यदि न्यू का मान न्यू जीरो से कम हो, यदि न्यू लेस देन न्यू जीरो, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक होगा। इसका अर्थ यह है कि धातु के पृष्ठ से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। तब इसी में अगर हम लोग ये देख लेते हैं कि न्यू का मान न्यू जीरो के बराबर होता है, न्यू का मान न्यू जीरो के बराबर हो तो न्यू जीरो माइनस न्यू जीरो और न्यू जीरो दोनों रख देंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो का इसमें गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो यदि न्यू बराबर न्यू जीरो हो तो फिर हाफ mv² मैक्स जीरो हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि धातु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा लेकिन उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा शून्य रहेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर न्यू का मान न्यू जीरो से अधिक कर दे तो फिर ऊर्जा धनात्मक हो जाएगी। तो यह इसका मतलब, इससे यह हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि अतः प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तभी संभव है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक या उसके बराबर हो। देहली आवृत्ति से अधिक या उसके बराबर हो। देहली आवृत्ति इसमें क्या है? देहली आवृत्ति न्यू जीरो है। तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति अगर न्यू जीरो से अधिक है तब तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, या न्यू जीरो के बराबर है तब भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इस आवृत्ति को न्यू जीरो जो आवृत्ति है, इस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। तो तीसरा जो नियम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का, वो देहली आवृत्ति के बारे में बताता है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तभी संभव होगा जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होगी या देहली आवृत्ति के बराबर होगी। अधिक होगी तो इसकी ऊर्जा पॉजिटिव होगी और बराबर होगी तो उसकी ऊर्जा जीरो हो जाएगी, निकलेगा लेकिन दौड़ेगा नहीं। तो ये नियम नंबर 3 क्लियर हो गया आपका। नियम नंबर 3 नहीं 4 क्लियर हो गया। नियम नंबर 4 क्लियर हो गया। हम लोग आते हैं 5वां नियम की तरफ। 5वां नियम ये कहता है कि समय पश्चता नहीं होती है। 5वां नियम क्या कहता है कि प्रकाश के गिरने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई समय पश्चता यानी कि टाइम लैग नहीं होती है। जैसे ही धातु की सतह पर कोई फोटान गिरता है, जैसे ही कोई फोटान धातु की सतह पर गिरता है, धातु का कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन उस फोटान की ऊर्जा h को, उस फोटान की ऊर्जा, एक फोटान की ऊर्जा कितनी होती है? h होती है।
उस फोटान की ऊर्जा hν को अवशोषित करके धातु के पृष्ठ से बाहर निकल जाता है। इसी को एक बार और रिपीट करते हैं कि जैसे ही कोई फोटान धातु की सतह पर गिरता है, धातु का कोई इलेक्ट्रॉन उस फोटान की संपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और तुरंत धातु के पृष्ठ से बाहर निकल जाता है। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि फोटान के धातु के पृष्ठ पर गिरने और धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई समय पश्चाता यानी कि टाइम लैग नहीं होती है। ये नियम नंबर 5 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का यही 5वां नियम है। तो 5 नियम मुझे लगता है कि मैंने समझा दिया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो 5वां नियम, ये 5वें नियम आपको कैसे लगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षाओं के लिए। इसको आप जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। बोर्ड की परीक्षा के लिए 99.9% इम्पोर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।